श्री गोविंद गुरु गवर्नमेंट कॉलेज बांसवाड़ा के यूट्यूब चैनल में आप सभी तृतीय वर्ष कला भूगोल विषय के छात्रों का मैं डॉक्टर आलोक जैन हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, पिछली क्लास में हमने भारत के अपवाह तंत्र का अध्ययन किया था। आज हम एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं जो भारतीय मानसून और जलवायु से संबंधित है। हम पहले इसमें भारतीय मानसून को पढ़ने से पहले मानसून का अर्थ परिभाषा के बारे में जान लेते हैं और इसकी क्या विशेषताएं ये समझ लेते हैं। मानसून का अर्थ क्या होता है? मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी शब्द मौसिम से हुई है। मौसिम क्या है? अरबी भाषा का शब्द है और इसका अर्थ क्या होता है? पवनों की दिशा का मौसम के अनुसार बदलना। तो ऐसी पवनें जो मौसम के अनुसार परिवर्तित हो जाती हैं उन्हें हम मानसून या मानसूनी पवनें कहते हैं। ये ऐसी पवनें हैं जिनकी दिशा ऋतु के अनुसार बिल्कुल बदल जाती हैं। गर्मियों में यह सागर से स्थल की ओर तथा सर्दियों में स्थल से सागर की ओर चलती हैं। धरातल की तापीय प्रक्रिया के कारण इन हवाओं में परिवर्तन होता है। इस आधार पर हम मानसून की तीन मुख्य विशेषताओं की बात कर सकते हैं। ये तीन विशेषताएं क्या है? पहली, मौसम के साथ मानसूनी पवनों की दिशा में पूर्ण उत्क्रमण अर्थात उल्टा हो जाना, विपरीत हो जाना या परिवर्तन होता है। दूसरा, जल और स्थल के तापमानों की भिन्नता के कारण इनकी दिशा में परिवर्तन होता है। और तीसरा, ग्रीष्म काल में मानसूनी पवनें वर्षा में सहायक होती हैं। तो सामान्य रूप में हम इसका अर्थ ये बता सकते हैं कि ऐसी पवनें जो मौसम के अनुसार अपनी दिशा में परिवर्तन लाती है उसे हम मानसूनी पवनें कहते हैं। गर्मियों में यह जल से स्थल की ओर तथा सर्दियों में स्थल से जल की ओर चलती हैं। और इन हवाओं की जो दिशा में बदलाव है वो मुख्य वजह क्या है? तापीय अंतर। स्थल और जल के तापीय अंतर के कारण ये परिवर्तन होता है। तीनों विशेषताएं पढ़ने के बाद हम आगे बात करते हैं कि इन मानसूनी पवनों की उत्पत्ति होती कैसे है और इसके बारे में विद्वानों ने क्या विचारधाराएं प्रस्तुत की हैं। तो हम मानसून की उत्पत्ति के बारे में तीन विचारधाराओं के बारे में बात करते हैं। पहली है प्राचीन विचारधारा जो चिर सम्मत विचारधारा कहलाती है। इसके अंतर्गत जल और स्थल के तापीय भिन्नता के कारण मानसून की उत्पत्ति दर्शाई गई है। एडमंड हेली नामक एक विद्वान हुए थे। उन्होंने इसके बारे में बताया था कि स्थल और जल की तापीय भिन्नता के कारण ये हवाएं उत्पन्न होती हैं और इसी वजह से इसे तापीय संकल्पना भी कहा गया। इनके अनुसार यदि धरातल पर केवल स्थल भाग होता अथवा केवल जलीय भाग होता तो इन हवाओं की उत्पत्ति नहीं हो पाती। मौसम में परिवर्तन होना इसके लिए आवश्यक है और यदि मौसम में परिवर्तन नहीं होता है तो हवाओं की दिशा भी हमेशा एक जैसी रहती है। गर्मियों में भारत के जो दक्षिण में महासागरीय भाग है, हिंद महासागर, वहाँ से भारत के स्थलीय भाग की ओर तथा सर्दियों में भारत के स्थलीय भागों से हिंद महासागर की ओर हवाएं चलती हैं। जब ये पवनें महाद्वीप की ओर चलती हैं तो इन पर परिभ्रमण शक्ति का प्रभाव पड़ता है और इनकी दिशा भूमध्य रेखा को पार करते ही दक्षिण पश्चिम हो जाती है। इसीलिए ये पवनें दक्षिण पश्चिम मानसूनी पवनें कहलाती हैं। इसी प्रकार जब ये महासागरों की ओर चलती हैं तो परिभ्रमण के प्रभाव से उत्तर पूर्वी हो जाती हैं और इसीलिए इन्हें हम उत्तर पूर्वी मानसूनी पवनें कहते हैं। तो ये चिर सम्मत या प्राचीन विचारधारा है जिसमें मूलतः तापीय अंतर को आधार बताया गया है। दूसरी बात
दूसरा हमारा जो विचारधारा है उसे हम कहते हैं वायु राशि विचारधारा। सन 1951 में फ्लोन नामक एक विद्वान ने यह संकल्पना दी। यह सनातन वायु प्रणालियों के प्रसार और संकुचन से संबंधित विचारधारा है। सूर्य की स्थिति के साथ सनातन वायु क्षेत्रों की स्थिति में भी परिवर्तन होता है। इस प्रक्रिया में इन हवाओं के प्रभाव में जो भी क्षेत्र आते हैं वहाँ मौसम के अनुसार इनकी दिशा में बदलाव हो जाता है और यही परिवर्तन मानसून कहलाता है। स्पेट नामक विद्वान ने मानसूनी पवनों की उत्पत्ति चक्रवातों की उत्पत्ति के सिद्धांत के अनुरूप बताया था। जिस तरह से चक्रवात उत्पन्न होते हैं उसी तरीके से इन्होंने इन पवनों की उत्पत्ति को बताया। विद्वानों ने अंतः उष्ण कटिबंधीय अभिसरण इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन ITCZ, इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं, का मानसून की उत्पत्ति से संबंध बताया। अब ये ITCZ क्या होता है हम इसके बारे में बात करेंगे। अंतः उष्ण कटिबंधीय अभिसरण निम्न वायुदाब मतलब लो प्रेशर, निम्न वायुदाब का वह क्षेत्र है जो उत्तर पूर्वी और दक्षिण पूर्वी व्यापारिक हवाओं को एक दूसरे से अलग करता है। मतलब यहाँ पर दोनों तरफ से हवाएं आती हैं, एक दक्षिण पूर्वी और दूसरी उत्तर पूर्वी, अर्थात यहाँ व्यापारिक पवनें आकर मिलती हैं। यह ITCZ सूर्य की स्थिति के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन करता है तथा दो विभिन्न प्रकार की वायु राशियों के मिलन स्थान पर बनता है। दो विभिन्न स्वभाव की वायु राशियाँ होती है, वो जहाँ मिलती हैं वहाँ पर इसका बनना होता है। ग्रीष्म काल में जब सूर्य कर्क रेखा के आसपास सीधा चमकता है तो उत्तर पश्चिम भारत में न्यून दाब का केंद्र बन जाता है। आप जानते हैं जहाँ पर तापमान उच्च होगा वहाँ वायुदाब निम्न हो जाएगा और जहाँ पर तापमान निम्न होगा वहाँ वायुदाब उच्च हो जाता है और इस समय उच्च दाब हिंद महासागर में होता है। अतः दक्षिणी हिंद महासागर से उठने वाली दक्षिण पश्चिम उष्ण आर्द्र पवनें क्यों है? क्योंकि उस समय महासागरीय भाग उच्च तापमान वाला है, इसलिए वहाँ से उसके प्रभाव से उष्ण आर्द्र पवनें चलती हैं और भारत में प्रवेश करती हैं। भारत में प्रवेश करने के बाद वे भारत से बाहर नहीं जा पाती हैं क्योंकि हिमालय की उच्च पर्वतीय श्रृंखलाएं उन्हें बाहर जाने से रोक लेते हैं और इस प्रकार ये भारत में ही प्रचंड तीव्र वर्षा करती हैं। और ऐसे पवनें जो इस वर्षा को लाने की जिम्मेदारी लेती हैं या उत्तरदायी होती हैं उन्हें हम दक्षिण पश्चिम मानसून कहते हैं और इन्हीं दक्षिण पश्चिम मानसून से भारत में 70% से अधिक वर्षा होती है। इसी विचारधारा के संदर्भ में एक विद्वान थे फ्लोन। उन्होंने बताया कि व्यापारिक हवाओं के मिलने से भूमध्य रेखीय शांत पेटी, आपने फर्स्ट टाइम पढ़ा होगा डोलड्रम, जो भूमध्य रेखा के उत्तर और दक्षिण दोनों, अर्थात उत्तर में 5 डिग्री और दक्षिण में 5 डिग्री, तो इन दोनों ही उत्तर दक्षिण 5 डिग्री अक्षांशों के बीच वाला जो क्षेत्र है वो शांत क्षेत्र कहलाता है, जिसे हम डोलड्रम कहते हैं। तो भूमध्य रेखीय शांत पेटी के दोनों ओर एक सीमांत उत्पन्न हो जाता है जिसे ITC कहते हैं, अंत उष्ण कटिबंध। ग्रीष्म काल में यह अभिसरण मतलब दोनों अलग अलग से आकर जब किसी स्थान पर मिलते हैं तो इस मिलने को कहते हैं अभिसरण। यह अभिसरण सूर्य की स्थिति के साथ उत्तर की ओर खिसक जाता है और इसके स्थान पर जैसे ये उत्तर की ओर खिसकता है तो वहाँ जहाँ पर ये था चक्रवात उत्पन्न हो जाते हैं जिससे एक अल्प वायुदाब केंद्र बन जाता है
उच्च ताप से यहाँ वायुदाब निम्न हो जाता है और हवाएं भी सागर से महाद्वीपीय भागों की ओर चलती हैं। अतः गर्मियों में ये हवाएं अधिक प्रभावशाली हो जाती है क्योंकि वायुदाब में अंतर बढ़ जाता है। अब जो निष्कर्ष जो फ्लोन ने विचार दिए थे उससे हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं भारत के संदर्भ में कि भारत में चलने वाली दक्षिण पश्चिमी हवाएं भूमध्य रेखीय पछुआ हवाएं हैं, न कि दक्षिण पूर्वी व्यापारिक हवाएं, कुछ विद्वानों ने जैसा बताया। अंतः उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र के उत्तर की ओर खिसकने से भूमध्य रेखीय शांत पेटी भी उत्तर की ओर खिसकती है और वह पश्चिमी हवाओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। ये पश्चिमी हवाएं महासागरों की ओर से आने के कारण आर्द्रता युक्त हो जाती है और चक्रवाती दशाएं स्थापित हो जाने पर वर्षा कराती है। भारत में होने वाली वर्षा संवहनीय प्रकार की वर्षा है, जो आपने प्रथम वर्ष में पढ़ा था। दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक हवाएं भूमध्य रेखा को पार करके उत्तरी गोलार्ध में प्रवेश नहीं करती हैं। शीत ऋतु में भारतीय क्षेत्र पर उपोष्ण उच्च दाब पेटी के खिसकने से प्रति चक्रवाती दशाएं उत्पन्न हो जाती हैं। फ्लोन के अनुसार मानसूनी हवा में उत्क्रमण तापीय कारणों पर आधारित नहीं है, बल्कि सनातन व्यापारिक हवाओं के पुनर्स्थापन पर निर्भर करता है। जो स्थायी पवनें हैं उनकी ये बात करते हैं। तो फ्लोन के विचारों से हम कुछ ये जो बिंदु भी हमने डिस्कस किए हैं उन निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं। ये एक आप मैप देखिए, जिस सीमांत की हम बात कर रहे थे, हमने कहा था अंतः उष्ण कटिबंध, ये आप देख सकते हैं मैप में, और ये जो डैश डैश करके लाइन जा रही है यही सीमांत अंतः उष्ण कटिबंधीय सीमांत कहलाता है। आप इधर देखें, यहाँ पर दो तरह की व्यापारिक हवाएं दिखाई गई हैं, एक उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवन और दूसरी दक्षिण पश्चिम मानसूनी पवनें, और तीसरी दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें और मानसूनी सीमांत। अब आप डायग्राम देखें, ये देखिए, ये उत्तर से क्या आ रही है, उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें। इधर दक्षिण से आप देखेंगे दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें, और यहाँ पर ये बीच में भूमध्य रेखा को जैसे ये क्रॉस करती है तो दक्षिण पश्चिम इनकी दिशा क्या हो जाती है, बदल जाती है, और दक्षिण पश्चिम मानसूनी पवनों के रूप में चलने लगती हैं, और इन्हीं से भारत को वर्षा की प्राप्ति होती है। तो ये थी वायु राशि विचारधारा। अब हमने शुरुआत में 3 विचारधाराओं के बारे में बात की थी। एक विचारधारा थी चिर सम्मत विचारधारा। इस चिर सम्मत या प्राचीन विचारधारा में मानसून की उत्पत्ति के जो कारण बताए थे वो थे तापीय अंतर। दूसरी विचारधारा पे हमने बात की थी वो थी वायु राशि विचारधारा, और अब हम तीसरी विचारधारा की बात कर रहे हैं जिसे विक्षोभ या जेट स्ट्रीम विचारधारा के नाम से जानते हैं। अब जेट स्ट्रीम भी आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा है इस बारे में, प्रथम वर्ष में तो इसका पूरा ही एक टॉपिक था पवनों के बारे में। तो हम पहले जेट स्ट्रीम का अर्थ समझ लेते हैं, फिर हम इसके आगे की बात करेंगे। ये परिध्रुवीय वायु धाराएं हैं, ध्रुवों के चारों ओर चलने वाली, जो उत्तरी गोलार्ध में सर्दियों में 20 डिग्री उत्तर से 35 डिग्री उत्तर और गर्मियों में 35 डिग्री उत्तर से 45 डिग्री उत्तर और दक्षिणी अक्षांशों से ध्रुवों के निकट साल भर चलती है। सबसे पहले अमेरिकी बम वर्षक विमानों ने जब वो तेज गति से हवा में उड़ रहे थे तो इन्हें प्रबल वेग वाली वायु धाराओं का सामना करना पड़ा, और उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ कि जैसे हमारी स्पीड को कोई अवरोधक मिल गया है। तो इन्हीं वायु सैनिकों ने सबसे पहले इनकी खोज की थी, और इनकी तीव्र गति के कारण ही इन्हें जेट विमान के आधार पर जेट स्ट्रीम या जेट धारा नाम दिया गया।
ऊपरी क्षोभ मंडल में विसर्पण करने वाली संकीर्ण और प्रबल गति वाली वायु धाराएं जेट स्ट्रीम या जेट धाराएं कहलाती हैं। कुछ विद्वानों ने इसकी परिभाषाएं दी हैं, जिसमें इम्पोर्टेंट जो हैं वो हम बात कर लेते हैं। जेट धारा के बारे में एक विद्वान हुए हैं स्ट्रालर, जिन्होंने ये बताया कि यह एक ऐसी जल धारा के समान है जिसके अधिकतम वेग की केंद्र रेखा अपेक्षाकृत धीमे प्रवाह वाले जल के समकेंद्री वृत्तों से घिरी होती है। केंड्रू नामक विद्वान ने बताया कि जेट धारा दोनों गोलार्धों के मध्य पाई जाने वाली शक्तिशाली वायु पेटी अर्थात वायु का क्षेत्र है। ट्रिवार्था के अनुसार जेट धारा पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर प्रचंड वेग से चलने वाली एक विशाल वायु धारा है। यह ऊपरी वायुमंडल में वायु की एक सक्रिय पेटी है, जिसमें इसका वेग 320 से 480 किलोमीटर प्रति घंटा होता है। और रासबो ने यह बताया कि दोनों गोलार्धों के चारों ओर लहरदार प्रणाली में पूर्व की ओर विसर्पण करती हुई एक चौड़ी वायु सरिता जेट स्ट्रीम कहलाती है। यह प्रचंड वेग वाली होती है और चारों ओर से शांत वायुमंडल द्वारा घिरी होती है। अब इन जेट धाराओं की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं? ये क्षोभ मंडल के ऊपरी भाग में 6000 से 12000 मीटर की ऊंचाई पर चलती हैं। मौसम के अनुसार इनकी स्थिति में बदलाव होता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात आपको ध्यान में रखनी है। सर्दियों में भूमध्य रेखा के निकट और गर्मियों में ध्रुवों की ओर खिसक जाती हैं। पश्चिम से पूर्व दिशा में हमेशा इनकी दिशा क्या होती है? पश्चिम से पूर्व पछुआ हवाओं की पेटी में प्रवाहित होती है। इनका वेग, ये वेग नहीं है, वेग ध्यान में रखना आपको, गर्मियों की अपेक्षा सर्दियों में अधिक होता है। न्यूनतम वेग 108, अधिकतम वेग 480 किलोमीटर होता है। इन धाराओं के प्रवाह पथ में वायु का वेग समान नहीं होता है। पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ने पर इनकी शक्ति कम होने लगती है। जेट वायु धारा की दोनों किनारों के ताप में अंतर होता है। जो किनारा ध्रुवों की ओर होता है वायु ठंडी, और जो किनारा भूमध्य रेखा की ओर होता है वहाँ की वायु गर्म होती है। और अंत में इसकी विशेषता हम बताएंगे। इन धाराओं का प्रवाह मार्ग लहरदार होता है और इस लहरदार प्रवाह मार्ग को रोसबी लहर के नाम से जाना जाता है। अब ये जेट धाराएं किस तरह से मौसम पर प्रभाव डालती हैं? जेट धाराएं मौसम को प्रभावित करती हैं। ये धरातलीय हवाओं पर दबाव बढ़ाकर उन्हें आगे की ओर बढ़ाती हैं। गर्मियों में मानसूनी हवाओं को आगे बढ़ाने, उनसे प्राप्त वर्षा की मात्रा घटाने या बढ़ाने या वर्षा के वितरण में असमानता लाने आदि में जेट स्ट्रीम का प्रत्यक्ष रूप से प्रभाव पड़ता है। ये आप एक मैप देख सकते हैं। सर्दियों में जेट प्रवाह और गर्मियों में जेट प्रवाह। यह आप भारत का नक्शा देख रहे हैं। दक्षिण का प्रायद्वीपीय भाग, इसके उत्तर का भाग ये हिमालय पर्वतमालाएं और इधर ये तिब्बत का पठारी प्रदेश। ये दोनों चीज़ें आपको दर्शाई गई हैं। इसके बारे में हम आगे और बात करेंगे। एक पॉइंट हम और देख लेते हैं आगे। जो मानसून की उत्पत्ति की हम बात कर रहे हैं, उस मानसून की उत्पत्ति में जेट स्ट्रीम किस तरह से सहायक होता है या जेट स्ट्रीम का सिद्धांत क्या बताता है, इसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। यह ऊपरी वायुमंडल में बहुत तीव्र गति से चलने वाली वायु प्रवाह प्रणाली है, जो निम्न वायुमंडल अर्थात निचले वायुमंडल के मौसम को प्रभावित करती है। उष्ण कटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम के द्वारा भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून की उत्पत्ति होती है तथा उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिमी जेट स्ट्रीम के द्वारा उत्तर पूर्वी मानसून की उत्पत्ति में मदद मिलती है। दक्षिण पश्चिम मानसून कौन सा है? ग्रीष्मकालीन। और
उत्तर पूर्वी मानसून शीतकालीन मानसून है। सर्दियों में पूरे पश्चिमी और मध्य एशिया में उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिमी जेट स्ट्रीम पश्चिम से पूर्व दिशा में चलती हैं और जब यह तिब्बत के पठार में पहुंचती है, अभी नक्शे में भी मैंने आपको दिखाया था, तो अवरोध के कारण दो शाखाओं में बढ़ जाती हैं। एक तिब्बत के पठार के उत्तर से पठार के समानांतर बहने लगती है और दूसरी शाखा हिमालय के दक्षिण में पूर्व की ओर चलती है, जो सर्दियों में भारतीय उपमहाद्वीप पर पश्चिमी विक्षोभ उत्पन्न करती है। गर्मियों में सूर्य के उत्तरायण के समय सभी ताप कटिबंधों का उत्तर की ओर विस्थापन हो जाता है, जिससे क्या होता है, उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिमी जेट स्ट्रीम भी तिब्बत के पठार के उत्तर में विस्थापित हो जाता है और इसकी वजह से भारतीय उपमहाद्वीप के ऊपरी वायुमंडल में उष्ण कटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम का प्रभाव उत्पन्न हो जाता है। उष्ण कटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम एक प्रकार की क्षेत्रीय और मौसमी जेट धारा है, जिसकी उत्पत्ति गर्मियों के समय तिब्बत के पठार पर अधिक तापमान के कारण गर्म वायु के आरोहण, मतलब वायु का गर्म होकर ऊपर उठना से क्षोभ मंडल के ऊपर की परतों में विकसित उच्च वायुदाब के केंद्र से होती है। ये आप दो अलग अलग नक्शे देख सकते हैं, विंटर और समर में। दोनों में इन मानसूनी पवनों की दिशा आप साफ साफ देख सकते हैं बदलती हुई नज़र आ रही है और दोनों ही दिशा आप भूमध्य रेखा के संदर्भ में भी समझ सकते हैं। ये देखिए बीच में भूमध्य रेखा, ये आपका विंटर वाला समय जहाँ पर मानसूनी पवनें भारत के स्थलीय भागों से हिंद महासागर की ओर चल रही हैं, स्थल से जल की ओर चल रही हैं और भूमध्य रेखा को क्रॉस करते ही इनकी दिशा में परिवर्तन हो रहा है। इसी तरह से ये आप देख सकते हैं गर्मियों में हिंद महासागरीय क्षेत्रों से ये पवनें भारतीय क्षेत्र और स्थलीय भागों की ओर चलती हैं और भूमध्य रेखा को पार करते ही दक्षिण पश्चिम मानसूनी पवनों के रूप में आगे बढ़ती हैं। उच्च वायुदाब के केंद्र से बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से होते हुए दक्षिणी हिंद महासागर की ओर चलने वाली हवा ही उष्ण कटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम कहलाती है और इसके कारण मेडागास्कर द्वीप के पास वायु के अवरोहण से उच्च दाब का विकास होता है। उतरना, अवरोहण मतलब यहाँ से चलने वाली दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें जब विषुवत रेखा को पार करती है तो कोरियोलिस बल के कारण दाईं ओर मुड़ जाती है तथा भारतीय उपमहाद्वीप के तट से टकराकर वर्षा करती है और इन्हीं पवनों को हम दक्षिण पश्चिम मानसून के नाम से जानते हैं। तो ये किस सिद्धांत के आधार पर हम इसकी व्याख्या कर रहे हैं, जेट स्ट्रीम या जेट धाराओं के बारे में। मानसून से संबंधित जो एक और महत्वपूर्ण पहलू है वो है अल नीनो। ये अल नीनो क्या है? ये एक प्रकार का जटिल मौसम तंत्र है जो हर 5 या 10 साल बाद प्रकट होता है और विश्व के विभिन्न भागों में सूखा, बाढ़ और मौसम की चरम अवस्थाएं उत्पन्न करता है। इसका शाब्दिक अर्थ बालक ईसा है, क्योंकि यह जलधारा दिसंबर के महीने में क्रिसमस के आसपास आती है। दक्षिणी गोलार्ध में पेरू में दिसंबर गर्मी का महीना होता है। भारत में मानसून की लंबी अवधि के पूर्वानुमान के लिए अल नीनो का उपयोग होता है। 1990 और 91 में अल नीनो का प्रचंड रूप देखने को मिला था, जिसके कारण देश के अधिकतर भागों में मानसून के आगमन में 5 से 12 दिनों की देरी हो गई थी। इस तंत्र में
सागरीय और वायुमंडलीय परिघटनाएं शामिल होती हैं। पूर्वी प्रशांत महासागर में पेरू के तट के निकट उष्ण समुद्री धारा के रूप में यह प्रकट होता है। इससे भारत सहित अनेक स्थानों का मौसम प्रभावित होता है। अल नीनो भूमध्य रेखीय उष्ण समुद्री धारा का विस्तार है, जो अस्थायी रूप से ठंडी पेरू धारा अथवा हम्बोल्ट धारा पर प्रतिस्थापित हो जाती है। यह धारा पेरू तट के जल का ताप 10 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा देती है। इसके निम्न परिणाम होते हैं। ये जैसे ही ताप बढ़ाती है तो क्या होता है, भूमध्य रेखीय वायुमंडलीय परिसंचरण में विकृति आ जाती है, समुद्री जल के वाष्पन में अनियमितता आ जाती है और प्लैंकटन या प्लावक की मात्रा में कमी आ जाती है, जिससे समुद्र में मछलियों की संख्या घट जाती है, क्योंकि मछलियाँ प्लैंकटन ही खाती हैं। अब इस एल नीनो धारा का भारतीय मानसून पर क्या प्रभाव है? वास्तव में एल नीनो एक सक्रिय गर्म जल की धारा है जो दिसंबर में पेरू के तट के निकट बहती है। स्पेनिश भाषा में इसे बालक ईसा, चाइल्ड क्राइस्ट के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यह क्रिसमस के आसपास प्रकट होती है। यह पेरुवियन या हम्बोल्ट की ठंडी धारा का अस्थायी प्रतिस्थापक है, जो सामान्यतः तट के साथ साथ बहती है। हर 3 से 7 साल में एक बार प्रवाहित होती है और विश्व के उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर बाढ़ और सूखे का कारण बनती है। कभी कभी यह बहुत ही गहन हो जाती है और पेरू के तट के जल के ताप को 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ा देती है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है, प्रशांत महासागर के उष्ण कटिबंधीय जल की यह उष्णता भूमंडलीय स्तर पर वायुदाब तथा हिंद महासागर की मानसून सहित पवनों को प्रभावित करती है। एल नीनो के अध्ययन से हम ये बता सकते हैं कि जब दक्षिणी प्रशांत महासागर में तापमान बढ़ता है, तब भारत में वर्षा कम होती है। भारतीय मानसून पर एल नीनो का अत्यधिक प्रभाव पड़ता है और इसका प्रयोग मानसून की लंबी अवधि के पूर्वानुमान के लिए किया जाता है। 1987 का भीषण सूखा एल नीनो के कारण ही पड़ा था। 1990 से 91 में भी इसका प्रचंड रूप दिखाई दिया था, जिसके प्रभाव से अधिकांश भागों में मानसून में देरी हो गई थी। एल नीनो का ही एक दूसरा इसका विपरीत जो रूप है वो है ला नीना। यह एल नीनो के बाद मौसम सामान्य हो जाता है, परंतु कभी कभी सनमार्गी पवनें इतनी प्रबल हो जाती हैं कि वे मध्य तथा पूर्वी प्रशांत क्षेत्र में शीतल जल का असामान्य जमाव पैदा कर देती हैं। इसी को ला नीना कहते हैं, जो एल नीनो के बिल्कुल विपरीत होता है। ला नीना से चक्रवाती मौसम का जन्म होता है, परंतु भारत में यह अच्छा समाचार लाता है, क्योंकि यह मानसून की भारी वर्षा का कारण बनता है। तो छात्रों, आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। अगली क्लास में हम आगे का टॉपिक देखेंगे। आपको एक बार आज जितना भी हमने पढ़ा है उसको मानचित्र की सहायता से समझने का प्रयास करना है, और कोई समस्या या दिक्कत आए तो आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।